हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीकली अपडेट वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 से 24 सितंबर के सारे न्यूज़पेपर्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कसिंग की कौन सी न्यूज़ हैं और हम उनमें क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, उसका एक ब्रीफ मैं आपको पहले दे देती हूँ सो दैट आपको पता चल जाए कि कैसे ये प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए आपको ये वीडियो हेल्प करने वाली है। सो द वेरी फर्स्ट आर्ट एंड कल्चर सेक्शन की अगर बात करें तो 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है डिक्लेयर करी गई हैं। एक है शांति निकेतन, उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा गया है एंड दिस हैज बिकम द 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देन होसाइला टेम्पल्स जो है उन्हें डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो बने हैं। तो जानेंगे शांति निकेतन क्या है, शांति निकेतन की प्रॉपर्टीज क्या है या कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं उन्हें, वो कब बनाया गया था, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, एंड ये भी जानेंगे वर्ल्ड यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं वो कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं या कौन गवर्न करता है। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ नटशेल कि ऑलरेडी जो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में एसोसिएटेड थी वो किन स्टेट्स में थी। देन होसाला टेम्पल्स की अगर बात करें तो 3 टेम्पल्स बेसिकली जो हैं जिन्हें यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो जानेंगे उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस डाइटी से वो एसोसिएटेड है, कौन से ईयर में उन्हें एस्टैब्लिश किया गया था, ये सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। देन लेट्स कम टू द एनवायरमेंट सेक्शन। प्रोजेक्ट चीता जो है वो अगेन न्यूज में है क्योंकि रिसेंटली आप अगर न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये देखा होगा कि जितने भी चीता अफ्रीका से लाए गए थे इंडिया में ट्रांसलोकेशन के लिए, उसमें से कुछ जो हैं दे हैव डाइड। तो जो प्रोजेक्ट चीता है कि जिस पर्पस के लिए ट्रांसलोकेशन किया गया था एंड जो प्रोजेक्ट चीता जो फोकस करता है कि कैसे एस्टैब्लिश करना है वाइबल चीता मेटा पॉपुलेशन इन इंडिया, उन चीजों को लेके प्रोजेक्ट चीता जो है दोबारा न्यूज में है। तो चीता से एसोसिएटेड जितने फैक्ट्स हैं वो जानेंगे, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट वो जानेंगे। बेसिकली कई बार बच्चे जो है चीता, जैगुआर और लेपर्ड में कंफ्यूज होते हैं, तो डिस्टिंक्शन भी हम इस वीडियो में समझेंगे। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी कि मध्य प्रदेश में कौन से 2 और बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इस प्रोजेक्ट में शामिल किए जा रहे हैं और क्या पॉसिबल रीजंस रहे हैं जो अभी तक जो चीता की डेथ हुई है। ओके, एंड इसका क्या इम्पैक्ट रहा है अदर इंडेंजर्ड स्पीशीज में और क्या करना चाहिए हमें, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट न्यूज अबाउट इन द एनवायरमेंट सेक्शन इज गोइंग टू बी फॉसिल्स ऑफ अ प्लांट ईटिंग डायनासोर व्हिच आर फाउंड इन राजस्थान। सो ये डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी हम बोल सकते हैं कि किस स्पीशीज या प्रजाति है या किससे एसोसिएटेड है वो जानेंगे। इंडिया में इससे पहले और कौन से जो है प्रिमिटिव सोरोपॉड्स हैं वो मिले हैं उसके बारे में जानेंगे। देन जो आपका नीलगिरी थार है जिसे आप नीलगिरी आइबेक्स भी कहते हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है बेसिकली। सो तमिलनाडु ने लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट नीलगिरी थार, उससे एसोसिएटेड ये न्यूज है कैसे केरला के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो वो जानेंगे बेसिकली तमिलनाडु क्या प्लान आउट कर रहा है। एंड ऑल्सो क्योंकि नीलगिरी थार न्यूज में रहा है तो नीलगिरी थार क्या है, लोकल नेम क्या है, हैबिटेट क्या होता है, क्या स्टेटस है, क्या थ्रेट्स रहे हैं, ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और पर्टिकुलरली जो आपका मुकुर्थी नेशनल पार्क एसोसिएटेड है नीलगिरी थार के साथ, वो कैसे एसोसिएटेड है वो भी हम डिटेल्स में जानेंगे। देन अगर पॉलिटी सेक्शन की बात करें तो पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स जो हैं वो न्यूज में दोबारा है क्योंकि जो अभी हमने रिसेंटली देखा था कि टीबी के लिए जो मेडिसिन होती है जॉनसन एंड जॉनसन का, उनका पेटेंट जो है एक्सपायर हुआ था एंड वो एक्सटेंशन मांग रहे थे, लेकिन एक्सटेंशन नहीं देने की बात करी गई है क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन अगर मार्केट में अवेलेबल होती है तो पेशेंट्स के लिए बेनिफिट होता है। सो पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स जो की बात करें उसके ड्राफ्ट में क्या चेंजेस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन इन इकोनॉमी सेक्शन ट्रैकिंग द इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। बेसिकली अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो क्या चेंजेस रहे हैं, Q1 के डेटा से क्या जीडीपी ग्रोथ कैसा रहा है वो पता चलता है और जीडीपी कैलकुलेशन के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, रिवेन्यू कैसे आ रहा है, टैक्सेस से उसका क्या स्टेटस है, ये सब चीजें हम इस न्यूज में डिस्कस करेंगे। नाउ 46 ईयर लो सेविंग रेट। बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ये देखा है कि लास्ट 46 ईयर में सबसे ज्यादा लोएस्ट सेविंग रेट्स देखे गए हैं और उन्होंने उसको हायर बोरोइंग के साथ एसोसिएट किया गया है और लोगों की चेंजिंग प्रेफरेंसेस के साथ एसोसिएट किया है। तो ये दोनों चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रेफरेंसेस क्यों चेंज हो रही हैं, लोगों की जो हायर बोरोइंग है वो कैसे सिग्नल करता है टुवर्ड्स द कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम प्रोस्पेक्टस, वो भी जानेंगे। नाउ अगर आईआर सेक्शन की बात करें तो रिसेंटली यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट हुआ था जिसमें चाइना, यूएस एंड इंडिया तीनों ही नेशन एब्सेंट थे। तो जानेंगे ऐसा क्यों था, क्यों इन नेशंस ने अटेंड नहीं किया है और क्या जो है नए जो इस बार डिस्कशंस हुए हैं वो क्या डिस्कशंस हुए हैं वो भी जानेंगे। क्लाइमेट से रिलेटेड सॉल्यूशंस अब हाईलाइट किए गए हैं इस मीटिंग में, वो भी जानेंगे। देन हेल्थ सेक्शन की अगर बात करें तो पीसीओएस जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं, उससे रिलेटेड एक रिसर्च आई है जिससे कंफर्म किया गया है कि जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं, एडोलेसेंस गर्ल्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो जैसा माहौल आजकल है
एकेडमिक्स भी एक रीजन है कि कितना प्रेशर जो है बच्चों पे डाला जा रहा है, उस वजह से पीसीओएस के जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इस स्टडी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या सिम्टम्स हैं, ये सब चीजें हम जानेंगे। देन साइंस सेक्शन की अगर बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है वो न्यूज में रहे हैं, क्योंकि आफ्टर एन ईयर डिसाइड किया गया है कि ये जो अवार्ड है मिनिस्ट्री देगी, क्योंकि पहले क्या हुआ था, नंबर ऑफ अवार्ड्स पे कट डाउन किया गया था, प्राइसेस पे कट डाउन किया गया था, मॉनेटरी प्राइसेस पे तो अभी भी कट डाउन किया गया है, लेकिन अभी जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की बात करें तो उसके अंदर 56 प्राइसेस जो है वो दिए जाएंगे साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट एंड इनोवेटर्स को, तो उसके बारे में जानेंगे। देन रिपोर्ट एंड इंडेक्स सेक्शन की अगर बात करें तो WHO ने एक हाई बीपी का क्या ग्लोबल इम्पैक्ट रहा है उसमें न्यूज रिपोर्ट जो है वो भेजी है, और ये फर्स्ट रिपोर्ट है ऐसी जो रिलीज की गई है WHO के द्वारा हाई बीपी से रिलेटेड। तो क्या न्यूज है, उससे क्या की फाइंडिंग्स हमें मिलते हैं और इंडिया से एसोसिएटेड क्या की फाइंडिंग्स मिलते हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन व्हिच इज आर्ट एंड कल्चर। जैसे कि मैंने बताया कि शांति निकेतन व्हिच इज अ टाउन एस्टैब्लिश्ड बाय नोबल लिटरेट रविंद्रनाथ टैगोर, इट हैज बीन मेड यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में अब ये आ गया है। अगर लोकेशन की बात करें तो दिस इज द लोकेशन ऑफ शांति निकेतन, ये वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लोकेटेड है, और शांति निकेतन का बेसिकली मतलब होता है अबॉर्ड ऑफ पीस, एंड ये जो है 1901 में स्टार्ट हुआ था बनना, ऐसा बोल सकते हैं। एंड दिस इज द प्लेस वेयर टैगोर लेड द फाउंडेशन ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन शांति निकेतन एरिया ओनली, एंड ये इंडिया का 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है, यूनेस्को लिस्ट में शामिल होने वाला। एंड ऐसा नहीं है कि ये प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इंटरचेंज करता है ह्यूमन वैल्यूज ओवर द स्पैन ऑफ टाइम, इसका जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है ओवर द एरिया बड़ा है, एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, मॉन्यूमेंटल आर्ट्स की बात करें, तो उस वजह से भी ये प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाउन प्लानिंग की बात करें या लैंडस्केप डिजाइन की बात करें तो दीज आर द थिंग्स विच मेक दिस प्लेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही नया अटेम्प्ट था कि शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करवाना है, 2010 से अटेम्प्ट किए जा रहे थे, लेकिन फाइनली 2023 में शांति निकेतन ने जो अपना यूनेस्को लिस्ट है उसमें प्लेस बना लिया है, एंड इट इज इंडियाज 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट वी कैन से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट शांति निकेतन। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो 1862 में जो रविंद्रनाथ टैगोर के फादर हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने स्पॉट की थी ये जगह एंड डिसाइड किया गया था कि वहां एक आश्रम बनाया जाना चाहिए जिसका नाम शांति निकेतन होगा, जिसका मीनिंग होगा अबॉर्ड ऑफ पीस। एंड ओरिजिनली अगर बात करें तो इस एरिया का नाम भूभादंगा था, and later on it was renamed as Shanti Niketan. This was also done by Devendranath Tagore only, and it was because of its conducive environment for meditation. एजुकेशनल लेगेसी की अगर बात करें तो 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने चूज किया था सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द लैंड, एंड उसके बाद ही यहाँ पे ब्रह्मचारी आश्रम मॉडल के बेसिस पे स्कूल जो है बनाया गया था, एंड दिस स्कूल वाज लेटर इवॉल्व्ड एज विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो पहले ब्रह्मचारी आश्रम मॉडल पे स्कूल बनाया गया था, फिर वो बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी बना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये कैसे डिक्लेयर किया जाता है? जो कोई भी जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है तो वो लिस्ट की जाती है यूनेस्को से। क्यों? क्योंकि उसका कुछ स्पेसिफिक कल्चरल या फिजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए, जैसे शांति निकेतन कल्चरल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, एंड ये जो है मेंटेन करी जाती है बाय इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एडमिनिस्टर करती है, एंड दिस इज एम्बेडेड इन द इंटरनेशनल ट्रीटी, जो कि कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज है, और जो कि यूनेस्को ने 1972 में अडॉप्ट किया था। तो ये जो है अबाउट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस सेक्शन वेयर यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। जैसे कि मैंने बताया कि 40 साइट्स ऐसे हैं, क्योंकि 41st साइट जो है शांति निकेतन बना है। तो अगर आपको जानना है चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, असम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एंड बिहार, ऑल दीज आर द स्टेट्स जहां पे कोई ना कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है पाई जाती है। एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की कौन सा ऐसा एरिया है या स्टेट है, कौन से ऐसे स्टेट्स है जहां पे कोई भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी तक नहीं है। अगर मैं आपको एक हिंट देना चाहूँ तो दिस इज द एरिया 1, दिस इज द एरिया 2 एंड दिस इज द एरिया 3। डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन स्टेट्स के नाम क्या हैं जहां पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नहीं पाए जाते हैं इंडिया में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज की होयसाला टेम्पल जो है जिन्हें डिक्लेयर किया गया है 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो बेसिकली जो बेलूर
हेलेबिद एंड सोमांथापुर जो की जगहें हैं कर्नाटका में जहाँ 3 टेम्पल्स लोकेटेड है। उन 3 टेम्पल्स को जो है ग्लोबल रिकॉग्निशन देने के लिए एंड उनकी इंटरनेशनल टूरिज्म एंड इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है शामिल किया गया है। तो आपको ये तीनों लोकेशंस याद होनी चाहिए। तीनों इन लोकेशंस पे जो टेम्पल्स हैं बेसिकली, जैसे कि अगर बेलूर की बात करें तो चेन्नकेश्वर टेम्पल यहाँ पे लोकेटेड है। देन अगर हेलेबिद की बात करें तो होयसालेश्वर टेम्पल यहाँ लोकेटेड है एंड ये दोनों ही हसन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। एंड टेंटेटिव लिस्ट की बात करें तो 2014 से इन्हें शामिल करने की बात करी जा रही थी, लेकिन 2023 में फाइनलाइज हुआ है। एंड सोमंथापुर की बात अगर करें तो ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है एंड ये केशवा टेम्पल है जिसे जो है 42nd हम बोल सकते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है एंड इट इज 42nd इंडिया का मॉन्यूमेंट हम बोल सकते हैं। अगर बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने कहा है कि जो टेम्पल्स हैं वो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिएटिव जीनियसेस बोल सकते हैं कि जीनियसेस जो क्रिएटिविटी इन टेम्पल्स में देखी जाती है वो एक जीनियस लेवल की है। एंड सिंबलिज्म की बात करें तो वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग आर्किटेक्चर को दिखाता है। इसीलिए होयसाला जो टेम्पल्स हैं वो ट्रू वर्क ऑफ आर्ट बोल सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस इतने ज्यादा अच्छे हैं यहाँ पे एंड द इंस्क्रिप्शन इज एन ऑनर फॉर इंडिया एंड द एंटायर वर्ल्ड हेरिटेज कम्युनिटी ऑल्सो। सो दिस इज अ स्टेटमेंट बाय ASI also that these temples are very very important. अगर बात करें तो ये जो monuments हैं they were officially inscribed by UNESCO World Heritage Site during the 45th session of World Heritage Committee जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में हुई है। तो अगर बात करें कि अगर कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि किस सेशन में या किस ईयर में जो बोल सकते हैं कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 45th सेशन था, रियाद में हुआ था एंड 42nd इंडिया की जो ये साइट 3 टेम्पल्स बने हैं। थोड़ा सा अब इन टेम्पल्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला हम बात कर लेते हैं बेलूर हसन जो कर्नाटका एरिया में टेम्पल है, दैट इज चेन्नकेश्वर टेम्पल। ये 1117 AD में बनाया गया था। अगर बात करें तो विष्णु वर्धना उस टाइम पे किंग थे। लॉर्ड विष्णु इज एसोसिएटेड विद द टेम्पल एंड रिचली स्कल्पचर्ड एक्सटीरियर जो कि डिपिक्ट करते हैं सीन्स फ्रॉम विष्णु जी की लाइफ, एपिक्स एंड सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवा आर आल्सो फाउंड इन दिस टेम्पल। देन चेना जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल एंड केशवा व्हिच मींस विष्णु, दिस इज द हम बोल सकते हैं कि वो डिपिक्ट करता है इसको। दैट इज वाई इस टेम्पल का नाम चेना केशवा है। चेना दैट इज ब्यूटीफुल विष्णु एंड इट फॉलोज सिटेलेट प्लान दैट इज रेज्ड प्लेटफॉर्म्स देखे जा सकते हैं एंड क्लोरिस्टिक सिस्ट जो कि सोप स्टोन जिसे बोलते हैं उससे बना के ये बनाया गया है। इन जनरल अगर बात करें जो होयसाला टेम्पल्स होते हैं वो 11 से 14वीं सदी के बीच में बनाए गए हैं एंड सदर्न कर्नाटका एरिया में ये पाए जाते हैं। होयसाला एम्पायर के टाइम पे ये बने थे एंड बहुत ही इवॉल्विंग स्टाइल इनका था और द्रविडियन नगारा आर्किटेक्चर दोनों का ब्लेंड जो है यहाँ पे देखा जा सकता है। अगर इन्फ्लुएंस की इन टेम्पल्स पे बात करें तो भूमिजा, नगारा, कर्नाटका, द्रविड़ा आर्किटेक्चर ट्रेडिशंस जो है वो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। और सोप स्टोन्स जनरली जो है मटेरियल यूज किया जाता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है और एमिएबल होता है, कार्विंग आसानी से की जा सकती है, इसीलिए उसे यूज किया जाता है। नाउ होयसालेश्वर टेम्पल की बात करते हैं तो 1121 में बनाया गया था, लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड है एंड 240 वॉल स्कल्पचर्स यहाँ पाए जाते हैं जो वेरियस थीम्स दिखाते हैं। उसके लिए टेम्पल बहुत ज्यादा फेमस है एंड एक वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स है जहाँ 3 जैना बसादी दैट इज टेम्पल्स पाए जाते हैं एंड स्टेप्ड वेल भी यहाँ पर पाया जाता है। सो दिस इज द ब्रीफ अबाउट दिस टेम्पल। देन केशवा टेम्पल की बात कर लेते हैं तो 1268 CE के टाइम पे नरसिम्हा III के रिजीम में ये बनाया गया था। लॉर्ड कृष्णा से ये एसोसिएटेड है क्योंकि केशवा जो हम एक बात बोल सकते हैं, केशवा जो है नाम कृष्णा का ही होता है। So Trikuta temple dedicated to Lord Krishna in the 3 forms that is Janardhana, Keshava and Venugopala यहाँ पे आप एसोसिएट कर सकते हैं। और जो मेन केशवा का आइडल है दैट मीन्स कृष्ण का आइडल है वो यहाँ से मिसिंग है एंड जनार्दना एंड वेणुगोपाल आइडल्स आर डैमेज। दैट मीन्स यहाँ 3 जो आइडल्स आपका पाए जाते हैं उसमें से एक आइडल मिसिंग है, बाकी 2 डैमेज्ड है। नाउ द टेम्पल्स की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा आर्किटेक्चर यूनिक है एंड दिस टेम्पल्स हैव अ हॉरिजॉन्टल friezes also and many of the sculptures are signed by the artist which is unique in the history of Indian art। क्योंकि जनरली क्या होता है आपको स्कल्पचर्स मिलते हैं लेकिन आर्टिस्ट साइंड स्कल्पचर्स इंडिया में बहुत कम मिलते हैं, तो इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा यूनिक है। एंड जो आज की डेट में अगर बात करें तो इट इज अ डोरवे जो शोकेस करता है जो कार्विंग्स उस टाइम पे होती थी कितनी एक्सेलेंट होती थी, तो वो ये दर्शाता है ना आर्टिस्ट कितने टैलेंटेड थे ये वो दर्शाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट चीता।
So the first batch of 8 cheetahs from Namibia, that is in your Africa, they arrived on 17 September 2022. Officially इस डेट पे आपका प्रोजेक्ट चीता जो है लॉन्च हुआ था, एंड दिस वाज इंडिया चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, क्योंकि इंडिया में चीता अब नहीं पाए जाते हैं, एंड इंडिया में दोबारा हम बोल सकते हैं कि चीता को इंट्रोड्यूस कराने के लिए प्रोजेक्ट लाया गया था। एंड अब 1 साल इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुआ है, दैट इज व्हाई अगेन दिस प्रोजेक्ट इज इन नीड एंड इट वाज इन न्यूज। एंड क्या स्टेटस रहा है इस प्रोजेक्ट का, वो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। नाउ व्हाई चीतास वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, द गोल, वो बेसिक गोल ये था कि हमें स्टैब्लिश करना है वायबल चीता मेटा पॉपुलेशन इन इंडिया, क्योंकि चीता की पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा कम हो गई थी, एक्चुअली थी ही नहीं। एंड इससे क्या होगा, जो चीता का मेन फंक्शन होता है कि वो टॉप प्रेडेटर होता है एंड प्रोवाइड करता है स्पेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ चीतास विद इन द हिस्टोरिकल रेंज, जो कि हम हिस्टोरिकल रेंज जहां चीता ऑलरेडी पाए जाते हैं उस हिस्टोरिकल रेंज में दोबारा से चीता को इंट्रोड्यूस करने के लिए एंड ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए इंडिया में चीतास को वापस इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट चीता है वो एम करता है टू एनेबल चीतास टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स वायबल एंड फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन इन द लार्ज unfenced wild reserves which are in turn connected by wildlife corridors to other unfenced reserves. Why we are saying this, क्योंकि वाइल्ड पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वाइल्ड में चीता नहीं पाया जाता है इंडिया में। चीता ओल्डेस्ट ऑफ द बिग कैट स्पीशीज है। इंसेस्टर्स की अगर बात करें तो 8.5 मिलियन ईयर्स पहले इनके इंसेस्टर्स पाए गए थे। नंबर ऑफ चीतास की अगर बात करें तो अंडर 7500 इंडिविजुअल्स सिर्फ पाए जाते हैं, एंड दिस इज द डेटा ग्लोबली, नॉट इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। IUCN स्टेटस की अगर बात करें तो जनरली आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चीता का IUCN स्टेटस अगर बोले तो वो वल्नरेबल है, लेकिन एशियाटिक चीता एंड नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीताज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है IUCN स्टेटस ऑफ चीता, दैट इज वल्नरेबल। एशियाटिक चीता या नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता पूछा जाता है तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 90% हैबिटेट की अगर बात करें चीता की तो वो लॉस्ट हो चुका है, एंड 9% ही ऐसे हैं जो अपनी हिस्टोरिक रेंजेस, जो उनकी हैबिटेट होते हैं, नेचुरल हैबिटेट है, वहां ये पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट स्टेटस की अगर बात करें तो इन टोटल 20 एडल्ट्स जो थे अफ्रीका से आए थे। पहला बैच जैसे कि बताया 2022 सितंबर में आया था। 12 चीता उसके बाद दोबारा है फरवरी 18 2023 में। लेट मार्च 2023 में भी वन ऑफ द फीमेल्स ने बर्थ दिया था 4 कब्स को, एंड दे वर कंसीव्ड इन इंडिया ओनली। So after prolonged periods of quarantine which ranges around 50 to more than 70 days होता है, ये जो चीता होते हैं इन्हें फिर क्वारंटाइन के बाद लार्ज होल्डिंग एनक्लोजर्स में रखने के बाद ये क्या करते हैं, लोकल हैबिटेट के जब ये या एनवायरमेंट कंडीशंस के लिए जब ये बोलते हैं कि सह पाते हैं या कंफर्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद ऐसा प्लान होता है कि इनको जो है वाइल्ड में रिलीज किया जाएगा और देखा जाएगा कि कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं नहीं। एंड द प्लान वाज टू फर्स्ट रिलीज द मेल coalitions, and this was after about 1 to 2 months of them getting acclimatized in the larger enclosures. That means रहे वो कैप्टिविटी में रहे हैं, लार्जर इनक्लोजर्स हैं, तो पहले ये डिसाइड किया गया था कि मेल्स को छोड़ा जाएगा ऐसे वाइल्ड में, एंड दिस वाज टू बी फॉलोड बाय द रिलीज ऑफ फीमेल्स, एंड 1 to 4 weeks आफ्टर द रिलीज ऑफ मेल्स, फीमेल्स का जो रिलीज है वो प्लान किया गया था। जब ये रिलीज होते चीता आपके, तो इससे क्या होता, ये दे कुड बी रन इन वाइल्ड फ्रीली, तो लेकिन ये जो है ये डिले हो गया था, क्योंकि जो फर्स्ट चीता था जिसे रिलीज करना था वो जो है डिलेड रिलीज था, वो आफ्टर 100 days जो है रिलीज किया गया था, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट बोल सकते हैं हम कि डिलेड ही रहा है। आप थोड़ा सा समझते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, चीता में, जैगुआर में, लेपर्ड के। एक बेसिकली 3-4 चीजों पे आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो, साइज, स्पॉट्स, टेल एंड फेस। अगर चीता की साइज की बात करें तो टॉल होता है बट स्लेंडर होता है। सॉलिड ब्लैक स्पॉट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं इसके ऊपर। एंड टेल की बात करें तो स्ट्राइप्ड होती है विद व्हाइट टिप। एंड फेस की बात करें तो टीयर मार्क्स इस पे दिखते हैं फेस पे। लेकिन जैगुआर की बात अगर करें तो बहुत लार्ज बॉडी होती है, रोबस्ट बॉडी होती है, एंड रोजेट्स जो होते हैं विद स्पॉट्स इनसाइड, आप देख सकते हैं ऐसे स्पॉट्स के अंदर स्पॉट्स हैं, ऐसे स्पॉट्स पाए जाते हैं, एंड पूरी ही बॉडी कवर्ड होती है रोजेट्स में। नो टीयर मार्क्स आपको फेस में नहीं मिलेंगे, so दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। लेपर्ड की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, रॉबस्ट स्ट्रॉन्ग बॉडी बोल सकते हैं, ग्रुप्ड इनटू स्मॉल रोजेट्स। स्पॉट्स जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, ऐसा नहीं है जैसा कि आपकी जैगुआर में था कि स्पॉट के अंदर स्पॉट्स हैं, वैसे नहीं है। एंड पूरी ही बॉडी कवर्ड होती है रोजेट्स में, एंड कोई टीयर मार्क्स नहीं होते हैं फेस में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री वी कैन से।
नाउ अभी तक क्या है, आउट ऑफ द 20 जो चीतास आए हैं, सिर्फ 12 जो है वाइल्ड में रिलीज करे गए हैं, बाकी जो सारे के सारे हैं वो कूनो नेशनल पार्क में ही है, क्योंकि ऐसा बोला गया था कि जो चीतास हैं ये ऐसे एरिया में मूव कर रहे हैं जहां पे इनके लिए सर्वाइवल रिस्क हो सकते हैं। अभी तक जो 6 चीतास आउट ऑफ ऑल विच हैव कम फ्रॉम अफ्रीका, 6 चीतास जो हैं दे हैव डाइड, and for while they are still in captivity, 2 are in wild, and 4 of the adult cheetahs are yet to be released to run free even for a single day. तो आप देख सकते हैं कि अभी तक 6 चीता जो आए हैं उनकी डेथ हो चुकी है, एंड एडिशनली जो 3 ऑफ द 4 कब्स, जैसे कि मैंने बताया 4 कब्स भी हुए थे, 3 उसमें से मर चुके हैं, एंड ओनली रिमेनिंग कब इज बीइंग हैंड रियर्ड एंड इट्स मदर हैड रिजेक्टेड इट। दैट मीन्स उनकी मदर उन्हें जो बोल सकते हैं नर्चर नहीं कर रही है, वो ह्यूमन देख रेख में बड़े हो रहे हैं। एंड लेट्स डिस्कस कि बेसिकली कि हम ये बोल सकते हैं कि इन जो चीतास की डेथ हुई है उनके क्या कारण हो सकते हैं। बिफोर व्हाई दीज चीतास वर डेड, लेट्स डिस्कस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट किस तरफ जा रहा है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट में हमने देखा था कि 6 चीतास की डेथ हुई थी, तो उसके बाद जितने भी रिमेनिंग थे फ्री चीतास उनको वापस कैप्चर किया गया था, कैप्टिव एनवायरनमेंट में एनक्लोजर्स में डाला गया था ऑब्जर्वेशन के लिए। नाउ प्रोजेक्ट अथॉरिटीज में ऐसी बात चल रही है, क्योंकि पहले ये डिस्कशन किया गया था कि हो सकता है जिन एनवायरनमेंट में उन्हें छोड़ा जा रहा है वो उनके लिए सेफ नहीं है, तो नए साइट्स जो है चूज किए जा रहे हैं, वापस से उन्हें रेडियो कॉलर्ड किया जाएगा और रिलीज किया जाएगा विंटर के टाइम पे। एंड एडिशनल साइट्स की अगर बात करी जो प्रिपेयर करी जा रही है चीता के रिलीज के लिए, वो होगा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों ही मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर जो है बाय द एंड ऑफ द ईयर एक्सपेक्टेड है कि तैयार हो जाएगा, बाय 2024 तक नौरा देही भी रेडी हो जाएगा। एंड ये बोला गया है कि प्रोजेक्ट अथॉरिटीज ने ये कहा है कि दे आर ऑल्सो टॉकिंग टू इम्पोर्टिंग मोर चीतास फ्रॉम अफ्रीका समटाइम नेक्स्ट ईयर। सो ऐसा नहीं है कि कुछ चीता की डेथ होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोका जाएगा, हम हताश हो गए हैं कि ट्रांसलोकेशन सक्सेसफुल नहीं है, नहीं, नेक्स्ट ईयर और चीता जो है इंपोर्ट करने की बात करी गई है। नाउ सिंस 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर एसोसिएटेड विद इट, वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वन योर कूनो नेशनल पार्क जो आपको था, तो आपको उसका लोकेशन पता होना चाहिए, आसपास क्या है, नॉर्थ साउथ में क्या है, ये भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। सो दिस इज योर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आप देख सकते हैं नेशनल चंबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसकी नॉर्थ साइड में पड़ता है, एंड सखाया सागर जो है वो साउथ साइड में पड़ता है। देन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो दिस इज ऑन द वेस्टर्न साइड। एंड अगर बात करें द नेक्स्ट वन विच वॉज एसोसिएटेड वॉज नोरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज लोकेटेड हियर। इफ यू वांट टू नो कि और कौन सी टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं, तो दिस इज द कंप्लीट मैप ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स इन मध्य प्रदेश। आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दिस मैप ऑल्सो, लोकेशंस पता लग जाएंगे, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या है, कौन से नेशनल पार्क्स है, वो भी आपको पता लग जाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कशन व्हाई दीज चीता वर डेड। Now there are few reasons. The first reason which is said is the renal condition. ऐसा कहा गया है कि जो फर्स्ट चीता आया था they died because of they perished or they have died due to the renal condition। और ऐसा क्वेश्चन भी रेज किया जा रहा है कि अगर पता था कि वो चीता जो है सिक है एंड तो उसको इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों लेके आए थे वहां से और क्यों उसे और ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाला, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है एंड न्यू एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करना वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो ऑलरेडी सिक स्पीशीज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दिस वाज द वन रीजन, दैट इज रीनल कंडीशन। नाउ वन ऑफ द फीमेल विच डाइड, अथॉरिटीज ने ऐसा कहा है कि ड्यूरिंग द टाइम when these cheetahs were to mate inside the enclosure, उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से one female has died. This was the second reason. And 3 of the 4 cubs which were born in India, उसमें से 3 have died. This was due to the heat wave conditions, क्योंकि अभी हमने देखा है कि heat wave conditions बहुत ज्यादा इस साल प्रॉब्लमैटिक रही है ह्यूमंस के लिए ही। तो ये तो चीतास की बात है जो कि एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहे थे, तो उसकी वजह से कब्स की डेथ हुई है। Then one of the male cheetahs which has to be said that it has died due to cardiopulmonary failure, लेकिन ये फेलियर क्यों हुआ है ऐसा अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, कोई अल्टीमेट रीजन या बोल सकते हैं फाइनल रीजन नहीं बताया गया है। नाउ जो लास्ट 3 डेथ्स हुई थी वो मॉनसून सीजन के दौरान हुई थी और बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टेड रिपोर्ट्स है कि उनकी कॉजेज जो है डेथ के वो अभी तक क्लियरिटी से नहीं दिए गए हैं एंड पब्लिक डोमेन में भी शेयर नहीं किए गए हैं। So we can say कि renal condition and then the one of the females who died
when authorities attempted to get the cheetah to mate inside the enclosure, that one died because of that. Then was your cardiopulmonary failure, then was your heat wave conditions. All these are the conditions because of which the cheetahs have died. So basically अथॉरिटी को अपनी अप्रोच जो है रीअसेस करने की जरूरत है, एक्टिव डिसीजंस लेने की जरूरत है, ऐसी डेथ्स नहीं होने चाहिए, एंड लॉन्ग पीरियड्स की कैप्टिविटी से क्या इफेक्ट होता है, उनकी फिटनेस एक्सेट्रा भी एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ अब अगर बात करें प्रोजेक्ट चीता की, नाउ इन दीज एरियाज प्रोजेक्ट चीता इज बीइंग रन, ओके. सो लेकिन ऐसा तो है नहीं कि और ज्यादा इंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं है, उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है. लेकिन प्रोजेक्ट चीता की वजह से क्या प्रॉब्लम अराइज होती है टू द कंजर्वेशन ऑफ अदर इंडेंजर्ड स्पीशीज. द फर्स्ट वन इज डिस्ट्रैक्टेड अटेंशन, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल चल रहा है ये चीता प्रोजेक्ट, उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है बहुत ज्यादा अटेंशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत सारे और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हुआ, ट्रांसलोकेशन ऑफ एशियाटिक लाइन्स हुआ. दीज आर द सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स आई एम स्टेटिंग हियर. Then lack of sufficient suitable habitat. प्रोजेक्ट चीता जो है हम बोला गया था कि ग्रासलैंड्स को सेव करने के लिए, नेचुरल इकोसिस्टम को सेव करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरह की कंडीशन चीतास की इंडिया में है तो हम बोल सकते हैं कि सफिशिएंट सूटेबल हैबिटेट नहीं है उनके लिए. एंड जो अफ्रीकन चीतास को यूज किया जा रहा था कंजर्व करने के लिए ग्रासलैंड एंड ग्रासलैंड डिपेंडेंट स्पीशीज, वो क्लियरली एक फॉल्टी स्ट्रैटेजी की तरह हम बोल सकते हैं कि दिख रहा है. Now what needs to be done? देखो, without proper and adequate habitat conditions and environment, कोई पॉइंट नहीं है और चीतास को इंडिया में लाने का. तो हमें बहुत ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत है कि क्या एनवायरमेंट उनके लिए फ्रेंडली है या नहीं है, एंड क्वालिटी हैबिटेट बनाने के लिए हमें फोकस करना चाहिए जहां चीतास रह पाए. सिंपली रिलाई नहीं कर सकते हैं कि और चीतास इंपोर्ट करने हैं और उसके बाद वायबल पॉपुलेशन बनानी है. हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता. इट इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स. और बहुत बड़ी वीकनेस एक है, हम बोल सकते हैं कि लाइक ऑफ योर जो कंसल्टेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, उसे बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस प्रोजेक्ट में, सो दैट और चीतास की डेथ हम नहीं देखें एंड इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फॉसिल्स ऑफ प्लांट ईटिंग डायनासोर जो कि राजस्थान में मिले हैं. बेसिकली दिस इज द फॉसिल व्हिच हैज बीन फाउंड एंड आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कैरेक्टराइज किया है इस डायनासोर फॉसिल को कि ये मिडिल जुरासिक पीरियड का है, एंड ये थार डेजर्ट विच इज नियर जैसलमेर बेसिन में मिला है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को. एंड ऐसा कहा गया है कि ये जो है सूरोपॉड डायनासोर के रिमेन्स है, जो कि ओल्डेस्ट नोन फॉसिल है पर्टिकुलर सूरोपॉड का. सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. नाउ सूरोपॉड डायनासोर की बात करें तो ये सेम होता है एज जो कि जुरासिक पार्क में हर्बीवोर्स हमने देखे थे लॉन्ग नेक वाले, अगर आप मूवी याद होगी आपको तो. सो उन्हीं स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं और ये ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल है पर्टिकुलरली ऑफ दिस काइंड. सो दैट इज व्हाई दिस बिकम इम्पोर्टेंट. अगर बात करें तो ये डिक्रासोरॉइड फैमिली को बिलोंग करते हैं. सुपर फैमिली की बात करें तो डिप्लोकोडोकोइडिया फैमिली जो है वो है, एंड दीज फॉसिल्स आर द फर्स्ट डिक्रियोसोरॉइड सूरोपोड्स टू हैव बीन फाउंड इन इंडिया, स्पेसिफिकली इंडिया, यू नीड टू रिमेंबर. एंड ये 167 मिलियन ईयर ओल्ड है. ये ग्लोब की बात करें, ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ये सबसे ओल्डेस्ट है, तो भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसकी डिस्कवरी से बहुत सारी चीजें जो है अनफोल्ड हो पाएंगी. अगर बात करें, साइंटिस्ट ने नेम किया है डायनासोर थारोसॉरस इंडिकस इसको, क्योंकि थारो इज डिराइव्ड फ्रॉम द थार डेजर्ट, देन सॉरस इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच इज सॉरस और लिजर्ड, एंड इंडिकस का मीनिंग होता है इंडियन ओरिजिन. दैट इज वाई इसका नाम जो है डायनासोर थारोसॉरस इंडिकस रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए. सबसे अच्छा या फैसिनेटिंग फीचर की अगर बात करें तो इनका ये है उनका साइज. ये मोर देन 100 फीट हो सकते हैं और ऐसे भी अवेलेबल हैं जो कि ब्लू व्हेल से भी लॉन्गर है. एंड इस फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं जैसे कि थारोसॉरस जो है वो बिलोंग करते हैं इस फैमिली को ही, लेकिन दे आर नॉट nearly as large जैसे कि हमें मिले हैं. And this family is very unique. Its members are smaller. They have shorter necks and tails compared to the other long-necked sauropods. ये हम बात कर रहे हैं Dicryosauridae फैमिली की, जिसमें sauropods पाए जाते हैं. So specifically हमें वो मिले हैं जिनका long neck है. Okay. Now let's talk about why Indian landmass is important and is associated with research of these dinosaurs. बेसिकली 167 मिलियन ईयर्स अगो हम ये बोल सकते हैं जो थायरोसॉरस थे वो इंडिया में रहते थे, एंड इंडिया इज नॉट अभी जो इंडिया है. बेसिकली इंडिया जो था अलग था पहले. इंडिया वाज पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, जैसे कि साउथ हेमिस्फीयर की बात करें
जिसमें अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, जिसे गोंडवाना लैंड हम बेसिकली बोलते थे, इंडिया वाज पार्ट ऑफ दैट, तब ये इंडिया में पाए जाते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो प्रिमिटिव सूरोपोड्स हैं वो इंडिया में पाए जाते थे। एंड नाउ द ओल्डेस्ट diplodocoid, it is highly likely that India was the site of radiation of these diplodocoids dinosaurs to the other parts. That means ऐसा हो सकता है कि पहले इंडिया में पाए जाते थे और जब मिडिल जुरासिक पीरियड आया तब इन्होंने लैंड कनेक्शंस को यूज किया ताकि ये माइग्रेट कर सके मेडागास्कर, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका वाली साइड पे। एंड उसी से ही इन्होंने हो सकता है नॉर्थ अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अपना वे बनाया होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि गोंडवाना लैंड में जो इंडिया की पोजीशन थी वहां ये पाए जाते थे। उसके बाद लैंड रूट से हम बोल सकते हैं ये माइग्रेट हुए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडेंजर्ड नीलगिरी थार। बेसिकली लास्ट ईयर जो है बोल सकते हैं क्योंकि ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी थार, तो एक प्रोजेक्ट नीलगिरी थार जो है वो लॉन्च किया गया था। एंड अब जो है तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केरला जो है उनका काउंटर पार्ट बोल सकते हैं, उनके साथ एक सिंक्रोनाइज सेंसस करने की बातें हो रही हैं क्योंकि इन्हीं दो स्टेट्स में ये एनिमल अब पाया जाता है। सो दिस वाज द न्यूज अबाउट। सो बेसिकली जो तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है आप देख सकते हैं ये आपका नीलगिरी आइबेक्स या नीलगिरी थार ऐसा दिखता है। एंड तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो 2 सेंसस की बात करी गई है। एक नवंबर में होगा, दैट इज साउथ वेस्ट मानसून आने के बाद, एंड दूसरा जो है मार्च टू अप्रैल में प्लान किया है, दैट इज काल्विंग सीजन में। अगर केरला अग्री करता है इस प्रपोजल पे तो ये पहला नहीं बोल सकते, सेकंड सेंसस होगा, लेकिन बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड काउंट जो होगा इसमें हमें मिल पाएगा और फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव होगा एंड एक्सक्लूसिव सेंसस होगा फॉर ये स्टेट एनिमल जो कि तमिलनाडु का है। एंड अगर इस सेंसस की बात करें तो एक्सपर्ट्स ने फील किया है कि डबल ऑब्जर्वर सर्वेज मेथड यूज किया जाना चाहिए, प्रायोरिटी मॉडल्स यूज किए जाने चाहिए, कैमरा ट्रैप्स could also be used wherever the difficult terrain is to monitor them. एंड प्रोजेक्ट नीलगिरी थार टीम की अगर बात करें तो इस बार उन्होंने ड्रोन्स यूज करे हैं और ऐसा पाया गया था कि ड्रोन्स फ्लाई अगर कर रहे हैं 100 मीटर्स हाइट तक तो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई डिस्टर्बेंस कॉज नहीं हुई है, जबकि उन्हें लग रहा था कि अगर ड्रोन्स यूज किए जाएंगे तो डिस्टर्बेंस कॉज हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर नीलगिरी थार। सो थोड़ा सा समझते हैं कि नीलगिरी थार क्या है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट नीलगिरी थार जो है चलाया गया है विद द एम की स्टडी किया जा सके कि पॉसिबल कॉजेस क्या है फॉर लंपी स्किन डिजीज दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द एनिमल एंड सजेस्ट द रेमेडी फॉर इट। बेसिकली सिर्फ इसीलिए प्रोजेक्ट नीलगिरी थार चलाया गया है। तो नीलगिरी थार के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लोकल नेम की बात करें तो विरायादू इसका लोकल नेम है, नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी ये जाना जाता है। एंड ट्रॉपिकल माउंटेन्स ऑफ सदर्न इंडिया की बात करें तो वहां पाया जाता है। एंड माउंटेन ग्रासलैंड्स को ये प्रेफर करता है। हिस्टोरिकल अगर एरिया की बात करें तो नीलगिरी थार जो था वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, लेकिन अब जो करंट लोकेशन की अगर बात करें तो कुछ जगहें जो हैं जैसे तमिलनाडु एंड केरला, दैट इज नीलगिरी इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी हिल्स इन द साउथ, इस रेंज में ही पाया जाता है। ये थी 2015 की WWF इंडिया की स्टडी जिसके द्वारा ये कहा गया है कि जो हिस्टोरिकल लोकेशन थी वेस्टर्न घाट्स वहां से भी अब बहुत ही कम पोर्शंस में ये पाया जाता है। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 3122 जो है पॉपुलेशन रह गई है वाइल्ड में एंड 14% जो है लोकली एक्सटिंक्ट हो चुका है। एंड ट्रेडिशनली शोला फॉरेस्ट ग्रासलैंड जो इनका हैबिटेट होता था वहां से 14% पॉपुलेशन जो है लोकली एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एंड स्पेसिफिकली अगर एडल्ट मेल्स की बात करें तो वो एक लाइट ग्रे एरिया डेवलप कर लेते हैं जिसे सैडल भी बोलते हैं ऑन देयर बैक, इसीलिए उन्हें सैडल बैक्स भी कहा जाता है। स्टेटस की बात कर लेते हैं। IUCN स्टेटस की बात करें तो इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया की बात करें तो शेड्यूल 1 में आता है। अब इनको थ्रेट्स क्या है, बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से एक थ्रेट है इनकी पॉपुलेशन को। इन्वेजिव स्पीशीज की वजह से इन्हें थ्रेट हो जाता है ग्रासलैंड्स में क्योंकि ये रहना प्रेफर करते हैं। पोचिंग इज वन ऑफ द रिस्क। देन लोकल एक्सटिंक्शन जो होता है उसको बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो पोजिंग रिस्क टू देयर पॉपुलेशन। नाउ नीलगिरी थार डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इन द ऑनर ऑफ ERC देवीदार एंड ये October 7 को मनाया जाता है क्योंकि दिस पर्सन वाज द पर्सन जिन्होंने सबसे पहला स्टडी जो है नीलगिरी थार के ऊपर किया था 1975 में। सो यू शुड नो कि नीलगिरी थार के लिए पर्टिकुलरली डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। कल्चरल इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि नीलगिरी थार का कहीं रेफरेंस नहीं है। तमिल संगम लिटरेचर विच डेट बैक्स टू अराउंड 2000 ईयर, उसमें नीलगिरी थार का मेंशन आप मल्टीपल रेफरेंसेस पाए जाते हैं।
जो लेट म्यूजियोलिथिक पेंटिंग्स हैं वहां भी सिग्निफिकेंस जो है थार का, नीलगिरी थार का फोकलोर्स में, कल्चर में, लाइफ में जो है दिखाया गया है, दर्शाया गया है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि ये स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु है, इसलिए इकोलॉजिकली एंड कल्चरली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ बात करते हैं मुखुर्ती नेशनल पार्क की। तो जैसे कि मैंने बताया कि नीलगिरी थार को प्रोटेक्ट करने के लिए तमिलनाडु ने बहुत एफर्ट्स करे हैं, स्टेट एनिमल है। जो आपका मुकुर्थी नेशनल पार्क है, विच इज बेसिकली लोकेटेड here on the map, अगर हम बात करें, this is your Mukurti National Park here, okay, on the very border of Tamil Nadu and Kerala. Now ये जो नेशनल पार्क है ये नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ तमिलनाडु में है, वेस्टर्न घाट्स में है, एंड ये स्पेसिफिकली एक कीस्टोन स्पीशीज है नीलगिरी थार, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। एंड यहाँ माउंटेन ग्रासलैंड्स जो पाए जाते हैं, श्रबलैंड पाए जाते हैं, एंड दे इंटरस्पर्स्ड विद शोलास, दैट इज शोला फॉरेस्ट। एंड हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हैं, हाई रेनफॉल होती है, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, हाई विंड्स यहाँ पाए जाते हैं। ये सब वो कंडीशंस हैं जो आपके नीलगिरी आइबेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है सिर्फ नीलगिरी आइबेक्स जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ मिलती है, अदर इंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक एलिफेंट भी यहाँ मिलता है। एंड इससे पहले जो है नीलगिरी थार नेशनल पार्क भी कहा जाता था, बाद में इसका नाम मुकुर्थी नेशनल पार्क कर दिया गया है। मुकुर्थी नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो मुदुवलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोले नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइलेंट वैली, ये सब जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही आते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज योर पॉलिटी सेक्शन, एंड लेट्स टॉक अबाउट द पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स। सो द Patent Act explicitly permits anyone to file a pre-grant opposition. Okay, grant से पहले opposition फाइल करने की परमिशन ना किसी के पास भी होती है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जो नया ड्राफ्ट आया है वो कहता है कि मेंटेनेबिलिटी ऑफ पर्सन और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फिलिंग प्री ग्रांट ऑपोजिशंस विल बी डिसाइडेड बाय द कंट्रोलर। दैट मींस जो उनकी मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन है, जो कोई भी सिविल सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सन है जो प्री ग्रांट ऑपोजिशन फाइल कर रहा है, वो कंट्रोलर ड्राफ्ट करेगा। सो ये जो ड्राफ्ट है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं रेज किए जा रहे हैं। जैसे कि करंटली क्या होता था, जो पेटेंट एक्ट था वो परमिट करता था कि कोई भी फाइल कर सकता है प्री ग्रांट ऑपोजिशन विदाउट एनी डिस्क्रिशन ऑफ द कंट्रोलर। लेकिन अभी जो है क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि ये जो मेंटेनेबिलिटी वर्ड यूज किया गया है, दैट कंट्रोलर इज गोइंग टू डिसाइड द मेंटेनेबिलिटी, ये कैसे होगा, किन बेसिस पे किया जाएगा, क्या इससे कोई मेलाफाइड यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके बारे में जो है इश्यूज रेज किए गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की हाइलाइट्स व्हाट आर देयर इन दिस अमेंडमेंट। सो ये जो ड्राफ्ट है पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स का, दिस वाज मेड पब्लिक इन द अगस्त दिस ईयर ओनली, एंड बोला जा रहा है कि ये ह्यूजली बेनिफिट करेगा बिग फार्मास को, बट पेशेंट्स के लिए डिजास्ट्रस होगा इंडिया में, और जो जैसे कंट्रीज है ग्लोबल साउथ की, जो ड्रग्स बेसिकली जेनेरिक ड्रग्स जो होती हैं, जो मैन्युफैक्चर होती हैं इंडिया में, उन पे रिलाय करता है, क्योंकि अफोर्डेबल ड्रग्स एंड वैक्सीन्स अफोर्ड करने के लिए अगर बात करी जाए तो जेनेरिक ड्रग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। तो उनके लिए बोला जा रहा है कि कैसे डिजास्टर्स हो सकता है, क्या उनके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन जो है वो रेस किया जा रहा है। ये जो ड्राफ्ट रूल्स हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड फॉर स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्होंने रिलीज किया है, and they have made some comments also that a few significant changes will create needless hurdles in the pre-grant opposition of the patents also। इससे ये क्या होगा कि pre-grant opposition जैसे पहले कोई भी फाइल कर सकता था, जो अगर बात करें कंट्रोलर की, अगर कंट्रोलर चाहता है किसी के फेवर में कि ये जो ऑपोजिशन है ना आए टुवर्ड्स दिस पेटेंट, तो उसमें बोला जा सकता है कि थोड़ा बहुत बायसनेस देखी जा सकती है कंट्रोलर की, तो इसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, दिस इज अनदर इशू। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज की बात करी जा रही है इन दिस अमेंडमेंट इज अबाउट द ग्रांटिंग द कंट्रोलर द पावर टू डिटरमाइन द मेंटेनेबिलिटी। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, एंड जो मेंटेनेबिलिटी की बात करी जा रही है वो कंट्रोलर जो है वो डिटरमाइन करेगा कि मेंटेनेबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोई भी इंडिविजुअल या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो प्री ग्रांट ऑपोजिशन फाइल करते हैं उनकी बात करी जा रही है। पहले जो प्री ग्रांट ऑपोजिशन होता था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ सेफगार्ड की तरह देखा जाता था, क्योंकि पेटेंट जो है कभी भी एवरग्रीन की तरह नहीं देखे जाते थे, अंडर मेरिट होता था मोनोपोलीज के लिए ये, क्योंकि अगर हम लाइफ टाइम के लिए पेटेंट्स ग्रांट कर दे तो कभी भी वो मेडिसिन जेनेरिक मेडिसिन बन के नहीं मार्केट में आएगी और मोनोपोली कंपनीज की हो जाएगी। तो ये जो आप बोलते हैं प्री ग्रांट ऑपोजिशन, ये एक सेफगार्ड की तरह प्ले करता था,
and this is one sure way to ensure the quality assured and affordable generics remain accessible to the public also. लेकिन ये जो amendment आया है in the draft patent rules, this threatens the safeguard against the extending the duration of the patent protection on completely frivolous grounds. And let's now understand what is basically the issue. जो बिग फार्मा कंपनीज होती हैं जिनकी लॉबी है फॉर ईयर्स, वो क्या करते हैं कि जो इसेंशियल सेफगार्ड्स हैं इंडियन पेटेंट लॉज में उन्हें बहुत सालों से हटाना चाहते हैं. एंड ये जो द पर्पस ऑफ द ड्राफ्ट अमेंडमेंट रूल्स इज टू प्री ग्रांट ऑपोजिशन, इज टू नॉक आउट people whom they don't want, that is the people who challenge the patents basically, उनके लिए ये आया है. So this is we can say is wrong. एंड कंट्रोलर कैसे डिसाइड करेगा मेंटेनेबिलिटी क्या होती है, उसके बेसिस क्या रहेंगे, उसके लिए कोई भी गाइडलाइन फैक्टर नहीं है. तो इस वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. एंड जो गवर्नमेंट है विच इज इन फेवर ऑफ द कंपनीज, फार्मा कंपनीज जो नहीं चाहती हैं प्री ग्रांट ऑपोजिशन, उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोसेस को अब डिफिकल्ट बनाया जा रहा है. कोई भी ऐसे ही उठ के प्री ग्रांट ऑपोजिशन फाइल नहीं कर सकता है जैसे पहले होता था. सो दिस इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटेनेबिलिटी क्राइटेरिया जो है रैशनल बेसिस पे नहीं है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि डिफाइन नहीं किया गया है किन ग्राउंड्स पे ये जो है डिसाइड किया जाएगा मेंटेनेबिलिटी का फैक्टर, ये नहीं बताया गया है. जो कंट्रोलर होता है वो आर्बिट्री बेसिस पे डिसीजन ले सकता है जो बाद में गलत प्रूफ हो सकता है. क्योंकि जो मेडिसिन सेक्टर होता है, फार्मा सेक्टर होता है, ब्रॉडर पिक्चर में अगर देखा जाए तो सरकार का ये मोटिव होना चाहिए कि कैसे सोशल जस्टिस के लिए इसे यूज किया जा सके, सोशल हेल्प के लिए यूज किया जा सके, लोगों को कैसे जेनेरिक मेडिसिन अच्छे से प्रोवाइड की जा सके. और ये सारा इशू स्टार्ट हुआ था जो टीबी की मेडिसिन का बोलते हैं पेटेंट खत्म हुआ था एंड वो जेनेरिक और ड्रग अब बनाई जा सकती है वैसी सेम, लेकिन वो चाहते थे एक्सटेंडेड पेटेंट मोनोपोली मेंटेन करना चाहते थे. उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम सारा अराइज हुआ है. सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ब्रिंगिंग इन द मेंटेनेबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द प्री ग्रांट ऑपोजिशन विल बी द फर्स्ट मेजर अमेंडमेंट इन द इंडियन पेटेंट एक्ट. एंड दिस प्रोविजन ऑफ द प्री ग्रांट ऑपोजिशन इन इंडियन पेटेंट एक्ट इज यूनिक इन द वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि जो बिग फार्मा कंपनीज हैं दे हैज बीन अपोज्ड टू इट एज दे वांट कंटिन्यूड कंट्रोल ओवर द मार्केट. एंड वो चाहते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स को हाई प्राइसेस पे बेचें, जेनेरिक मेडिसिन ज्यादा ना आए मार्केट में, उनकी मोनोपोली मेंटेन रहे. दैट इज व्हाई उनके लिए जो है बोल सकते हैं कि प्री ग्रांट ऑपोजिशन का जो प्रोसेस है इजी नहीं होना चाहिए ताकि उनको ज्यादा ऑपोजिशन फेस ना करना पड़े. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रैकिंग इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्टरी. सो बेसिकली विद इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जो कि इन्फ्लेशन का प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, रुपये की वैल्यू घट रही है, टैक्स रेवेन्यू में फ्लक्चुएशंस देखे गए हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आउटलुक चल रहा है आज की डेट में, तो क्वार्टर 1 का फाइनेंशियल ईयर 2024 का डेटा जो है वो बात करें तो इंडिया रिपोर्टेड ग्रोथ नैरेटिव में भी ओवर एम्बिलिश्ड ऐसा बोला जा रहा है. सो जीडीपी कैसे नापा जाता है एंड बेसिकली ये डेटा क्या है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. अब आप सोचेंगे ये फाइनेंशियल ईयर 24 क्यों लिखा गया है. दिस इज बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24, पूरा साल ऐसे ही गिना जाता है. सो कन्वेंशनल वेज की अगर बात करें जो कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखने के लिए यूज किया जाता है तो वो होता है क्वार्टरली वे. दैट मीन्स 3 मंथ्स का डेटा देखा जाता है, फिर एनुअल 12 मंथ्स का डेटा देखा जाता है जिसे हम जीडीपी भी बोलते हैं, ग्रोथ रेट होता है. एंड फिर प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो कितना बढ़ा है, कितना घटा है, क्या इंप्रूवमेंट है, ऐसा देखा जाता है. और जो जीडीपी फिगर्स है वो एनएसओ विच इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ये जो है रिलीज करता है. अगर क्वार्टर 1 के डेटा की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है अप्रैल से जून फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो नॉमिनल ग्रोथ रेट 8% रहा है, रियल ग्रोथ रेट 7.8% रहा है. एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है 3.5 की स्पीड से बढ़ रहा है एंड इट इज अनलाइकली टू बी सस्टेन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एनलिनो फिनोमिना, क्योंकि ये साल एनलिनो का इम्पैक्ट बहुत रहा है. सर्विस इंडस्ट्री, फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करें तो वो 12.2 के रेट से बढ़ी हैं. And there is also talk of sustaining a close to 6.5 growth rate for the current fiscal year की overall growth rate की बात करें तो 6.5 maintain करना है. Now how do we calculate GDP? Basically जब GDP calculate किए जाते हैं तो 2 approaches follow करी जाती हैं. एक होता है आपका income approach जिसमें सारा national income जो होती है उन्हें ऐड किया जाता है, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो भी इनकम आती है या अदर एलिमेंट जैसे टैक्सेस हुए, डेप्रिसिएशन हुआ, नेट फॉरेन फैक्टर्स इनकम हुआ, ये सब इन्वॉल्व होते हैं. एंड ये कहा जाता है कि जो दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर अप्रोच, अगर उससे भी कैलकुलेट करें तो दोनों ही मेथड से सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं. लेकिन एक्सपेंडिचर अप्रोच की अगर बात करें तो वो जो है डिक्टेट करता है दैट हेडलाइन ग्रोथ जो है अभी वो 4.5% पे है रेदर देन 7.8, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है. ओके दोनों ही डेटाज में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता है.
ऑल्सो एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी कोई भी डेटा निकाला जाता है रिलेटेड टू दिस, तो उसे इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किया जाता है, जिसे डिफ्लेटर बोलते हैं, प्राइस डिफ्लेटर. एंड डिफ्लेटर इज मेंट टू एडजस्ट द ग्रोथ फिगर्स व्हेन दे आर ओवरस्टेटेड बाय द इन्फ्लेशन. दैट मीन्स इन्फ्लेशन के हिसाब से फिगर्स को एडजस्ट करता है. एंड इन केस ऑफ डिफ्लेशन ड्यू टू फॉलोइंग कमोडिटी प्राइसेस, ये जो है रिफ्लेक्ट करता है होलसेल, it is reflected in the wholesale price index and it has worked to overstate the real growth also. And one of the other thing we need to remember is ये जो कोविड-19 का दौर रहा है, डी ग्रोथ पीरियड हम इसे बोल सकते हैं, और ये अभी भी कंटिन्यू कर रहा है इंडिया में, तो बोल सकते हैं इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा रहा है. एंड इट वॉज लेस प्रोनाउंस्ड इस फाइनेंशियल ईयर 2024, बट द बेस इफेक्ट हैज़ अ रोल इन द कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की थी. उस दौरान से अगर हम जब कंपेयर करेंगे डेटा, तो उसमें इसका जो है हम बोल सकते हैं इम्पैक्ट दिखेगा. हमें एक चीज और कंसिडर करने की जरूरत है कि इन्फ्लेशन रेट्स जब कैलकुलेट होते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, दे कैन बी सस्टेन्ड एट अ करंट लेवल्स विद द इंपीडिंग डिप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रूपी अगेंस्ट द डॉलर ड्यू टू द कैपिटल आउटफ्लो प्रेशर which is resulting because of the RBI's reluctance to raise the interest rate. ये भी हमें माइंड में रखना है. और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया नेट इंपोर्टर है, एंड बहुत सारी सिग्निफिकेंट चीज़ें जैसे क्रूड पेट्रोलियम हुआ, ये सब चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं. एंड प्राइसेस जो है राइज कर रहे हैं इन चीज़ों के, जिसकी वजह से रूपी डिप्रिसिएशन में और ज़्यादा एड ऑन होता है. एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करें इन चीज़ों की, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को. एंड द डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ डीजल has fell by 3% in August, which is, if sustained, does not paint a rosy good picture. Why we are saying this? क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता है कमिंग क्वार्टर्स के लिए ये. अगर टैक्सेस से क्या रिवेन्यू रहा है, तो वो के शेप पैटर्न हम बोल सकते हैं. दैट मीन्स गवर्नमेंट के जो टैक्स रिवेन्यू है, डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा वीक हुए हैं ओवर द प्रीवियस क्वार्टर, और इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करें जो उससे रिवेन्यू है वो स्ट्रॉन्ग ही रहा है. दैट मीन्स के शेप पैटर्न इसी को बोलते हैं कि एक जो है वीक हुआ है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रहा है. इनकम स्ट्रीम्स की बात करें तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो लैग कर रहे हैं कंपेयर टू द रिग्रेसिव काउंटर पार्ट. एंड म्यूटेड ग्रोथ जो है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में देखी गई है, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी जो है हमारे जो जीडीपी के ग्रोथ स्टोरी में, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया कि दोनों डेटास बहुत अलग हैं, तो वन ऑफ द की थिंग इज दैट अ म्यूटेड ग्रोथ ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्टेड इन द इकोनॉमी बूस्टेड बाय द सर्विस इंडस्ट्री इज द स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, हम ये भी बोल सकते हैं. डायरेक्ट एंड पर्सनल टैक्सेस की बात करें तो दे शुड हैव ग्रोन विच इज क्लोजर टू द नॉमिनल ग्रोथ रेट देन इट हैज करंटली. एंड नैरोइंग रिवेन्यू स्ट्रीम्स की बात करें, उससे ये पता चलता है कि फोर्स्ड ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, गवर्नमेंट इंटेंड्स टू कंट्रोल द बजट डेफिसिट एंड इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो. लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 2024 की अगर बात करें तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और ग्रोथ की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है. जो गवर्नमेंट चाहती है वैसा पिक्चर शायद हमें देखना मिलेगा. ओके, so now let's move on to the next news, which is 46-year low saving rate. So फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 46-year लो सेविंग रेट जो हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, this is to changing preferences. They have linked this to changing preferences, higher borrowing, signal confidence in future employment and income prospects also, this has been said. एंड आरबीआई डेटा ये शो करता है कि नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स जो है 5.1 से अब 7.2 पे आई हैं, एंड दे हैव स्लिड टू 5.1. पहले 7.2 थी 2023 की अगर बात करें तो, लेकिन अभी 5.1 पे है, इसका मतलब कम हुई है. एंड हाउस होल्ड की फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की बात करें तो वो बड़ी हैं. पिछले साल 3.8% ऑफ जीडीपी थी, इस बार 5.8% है. एंड मिनिस्ट्री साइट्स आरबीआई डेटा शोइंग स्टेडी डबल डिजिट ग्रोथ इन द हाउसिंग लोन सिंस मई 2021. जो हाउसिंग लोन्स है उसमें डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो थोड़ा देखा गया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेंजिंग प्रेफरेंसेस. क्यों कहा जा रहा है कि प्रेफरेंसेस जो हैं चेंज हो रही हैं? देखिए, द करेक्ट पोजीशन विद ट्रू फैक्ट्स एंड राइट इंटरफेरेंसेस की जब हम बात करते हैं डेटा के पर्सपेक्टिव में, उससे ये पता चलता है कि कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, डिफरेंट जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं उसके हिसाब से कैसे चेंज हो रहे हैं, रियल रीजन क्या है हाउस होल्ड सेविंग्स का, ये चीजें हैं. तो ये कहा गया है कि जून 2020 से मार्च 2023 के बीच का जो टाइम पीरियड है अगर देखा जाए तो the stock of household gross financial assets went up by 37.6%. ये बढ़ा है. एंड जो household gross financial liability है वो 42.6% हुई है. तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा जा रहा है. ओके, 37 और 42% के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है.
एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों ऑलमोस्ट सेम पेस पे चल रहे हैं। एंड हाउस होल्ड की एडेड नेट फाइनेंशियल एसेट की बात करें तो वो 22.8 लाख करोड़ रहा है 2021 के दौरान, 17 लाख करोड़ रहा है 2022 के दौरान और 13.8 लाख करोड़ रहा है फाइनेंशियल ईयर 23 में। सो जो हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल एसेट्स ऐड करते हैं वो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर कम होता जा रहा है। सो लेस फाइनेंशियल एसेट्स ऐड हो रहे हैं पहले सालों की अगर बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग जो है ना अब अलग प्रेफरेंसेस रेदर देन सेविंग कुछ और चीजें परचेज करने की जो है वो चीजें, जैसे हाउस लोन्स हो गए वो लोग ज्यादा ले रहे हैं, कार्स परचेज हुई, ये सब चीजें बढ़ रही हैं। अब लोग सेविंग्स में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं रेदर देन एसेट बनाने में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं रेदर देन बाइंग अदर थिंग्स। सो आरबीआई डेटा ऑन ग्रोथ इन पर्सनल लोन्स, द मिनिस्ट्री सेड देयर हैज बीन अ स्टेडी डबल डिजिट ग्रोथ इन द लोन्स फॉर हाउसिंग सिंस दिस। दैट मींस लोन्स बहुत ज्यादा लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो है रियल एसेट्स बनाने में या खरीदने में बढ़ रही हैं, ये देखा गया है। डबल डिजिट अगर ग्रोथ की बात करें तो व्हीकल लोन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, डबल डिजिट उनमें भी देखा गया है, मोर देन 20% सिंस सितंबर 2022 ग्रोथ देखा गया है। हाउस होल्ड सेक्टर डिस्ट्रेस में नहीं है क्लियरली, बट बाइंग व्हीकल, होम्स और मॉर्गेजेस में ये सब बढ़ रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सेविंग इसीलिए कम हो रही है क्योंकि लोग जो है प्रेफर कुछ और कर रहे हैं। लोग प्रेफर कर रहे हैं व्हीकल्स खरीदना, होम लोन्स लेना एक्सेट्रा। सो ओवरऑल हाउस होल्ड सेविंग जिसके अंदर फाइनेंशियल, फिजिकल, ज्वेलरी, ये सब जो भी है, ये सारी चीजें आती हैं, ये जो है इट हैज ग्रोन एट अ CAGR ऑफ 9.2% बिटवीन 2013 से लेके 2022 तक। ओके, लेकिन अभी अगर बात करते हैं तो नॉमिनल GDP दिस हैज ग्रोन एट अराउंड 9.65 ड्यूरिंग द सेम पीरियड। सो दिस शोज कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स का रेशियो है नॉमिनल GDP के साथ वो कांस्टेंट रहा है अराउंड 20% टू 19% 2021-22। लेकिन 23 की अगर बात करें तो थोड़ा डिक्लाइन की तरफ देखा जा रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज व्हिच इज अबाउट द क्लाइमेट एम्बिशन समिट व्हिच वाज डन इन UN। सो ये क्लाइमेट एम्बिशन समिट जो है न्यूयॉर्क में हुआ था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का ये पार्ट है। एंड इंडिया, US एंड चाइना ने जो है ये अटेंड नहीं किया है। एंड क्यों नहीं किया है वो थोड़ा सा समझते हैं। इंडिया, US एंड चाइना की अगर बात करें तो वो 42% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रीब्यूट करते हैं। टॉप 3 एमिटर्स हैं in that order and they were all absent from the summit that was designed according to UN। UN का ये कहना है कि ये शोकेस करते हैं कि जो लीडर्स हैं they are movers and doers, they have credible action policies and plans to keep up the 1.5 degree Celsius goals of the Paris Agreement alive and deliver climate justice to those on the front lines of the climate crisis। इसीलिए इन्होंने अटेंड नहीं किया है। And in the run up of the summit nearly 100 heads of the states were invited एंड रिटन रिस्पॉन्स भी भेजे गए थे, UN ने भेजे थे कि कैसे जो है एक्शंस लिए जाएं एड्रेस करने के लिए क्लाइमेट क्राइसिस के लिए। एंड 34 स्टेट से लोग आए थे, 7 इंस्टीट्यूशंस ने अटेंड किया है। They were given the floor on that day of the summit। and इंडिया के नेबर्स की बात करें तो श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, they were among the listed speakers। and emerging economies की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका, ब्राजील, they were also on the list। यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा were also on the podium, but China, US and इंडिया वर एब्सेंट इन दिस समिट। अब बात करते हैं कि जो स्पीकिंग स्लॉट है, जैसे बोला यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ये सब पोडियम पे थे। तो ये क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे ये जो स्पीकिंग स्लॉट है समिट में मिलता है? तो पहली चीज जो जिन्हें ये मिलता है दे वुड बी एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट अपडेट प्री 2030 नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं जो कि ग्लासगो में अग्री किए गए थे, उनके नेट जीरो टारगेट्स क्या हैं अपडेटेड, एनर्जी ट्रांजिशन प्लान्स क्या है, कमिटमेंट्स क्या है, नो कोल के लिए, गैस ऑयल के लिए, फॉसिल फ्यूल फेज आउट प्लान्स क्या हैं, क्या एम्बिशंस हैं उनके रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स में, ग्रीन क्लाइमेट फंड प्लेजेस क्या हैं, इकोनॉमी वाइड प्लान्स और अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस क्या है। इन सब के बेसिस पे this is the criteria for countries to be considered for a speaking slot at the summit। so these things should be considered while giving this slot। अगर मेन एमिटर्स की बात करें तो all the main emitters and notably all G20 governments they would be asked to commit to presenting by 2025 and more ambitious economy wide nationally determined contributions featuring absolute emissions cuts and covering all ages all gases। so basically उनको 2025 तक का टाइम दिया जाएगा ताकि कि वो अपने NDCs जो हैं वो बता सकें और ज़्यादा एम्बिशियस लेवल पे बता सकें। एंड जो क्लाइमेट एमिशन समिट है दिस ईयर इट वाज सेट अ हाई बार फॉर द पार्टिसिपेशन। बहुत ज़्यादा हाई पार्टिसिपेशन देखा गया है इस बार। इंडिया ने लास्ट टाइम जो अपने क्लाइमेट प्लेजेस अपडेट करे थे वो 2022 में था, रिड्यूसिंग एमिशंस इंटेंसिटी की तब बात करी थी।
वॉल्यूम एमिशंस पर यूनिट की बात करें तो जीडीपी की वो 45% रखने की बात करी गई थी, बेस लेवल 2005 में लिया गया था, एंड 10% इंक्रीज ऑफ व्हाट इज अग्रीड टू बी इन 2015। तो इंडिया ने 2023 में कुछ अपडेटेड प्लेज नहीं लिया है, दिस वाज डन लास्ट इन 2022। अब बात करते हैं क्लाइमेट सोल्यूशंस की। देखिए अभी क्या है, जैसे कि पहले 1 डिग्री सेल्सियस की बात करी गई, 1.5 डिग्री की बात करी गई, 2 डिग्री सेल्सियस की बात करी गई कि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए चाहिए। तो अब ये बोला जा रहा है कि अगर एडिशनल कार्बन सिंक्स नहीं क्रिएट करते हैं तो हम जो है 2.8 डिग्री टेम्परेचर राइज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमें और ज्यादा 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट कार्बन सिंक्स जनरेट करने की जरूरत है, ट्री कवर एंड फॉरेस्ट एडिशनल बनाने की जरूरत है बाय 2030। एंड 50% ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से रिप्लेस करने की जरूरत है, जबकि 40% तो ऑलरेडी पेरिस एग्रीमेंट में हमने कमिट किया है। लेकिन सिचुएशन अभी ऐसी है कि इन कमिटमेंट्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा और इन्हें जो है हमें और ज्यादा बोल सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज ज्यादा करना पड़ेगा ताकि क्लाइमेट का असर ज्यादा नहीं हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हेल्थ सेक्शन। इसमें पीसीओएस बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली एक जो है स्टडी आई है पीसीओएस के ऊपर। सो बेसिकली वी कैन से कि रिसर्च जो है उन्होंने बोला है कि एडोलेसेंस में बहुत ज्यादा पीसीओएस के केसेस बढ़े हैं क्योंकि हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, उनकी लाइफ चॉइसेस हेल्दी नहीं है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से भी उनमें ये चांसेस जो हैं वो बढ़ते हुए देखे गए हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड बेसिकली क्या था। बेसिकली सितंबर जो होता है वो पीसीओएस अवेयरनेस मंथ की तरह मनाया जाता है एंड ये एक कंसर्निंग रियलिटी बन चुका है क्योंकि अब क्या हो रहा है, एकेडमिक प्रेशर जो है उसे लिंक किया गया है पीसीओएस के साथ और बोला गया है क्योंकि पीसीओएस जो होता है एक साइलेंट हेल्थ क्राइसिस है यंग गर्ल्स में, और जो एकेडमिक प्रेशर बढ़ रहा है अननोइंगली ये प्रेशर जो है बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पढ़ रहे हैं। सो ये इंक्रीजिंगली कॉमन इसे बोला गया है क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसे हैं जो रिवील करते हैं कि बहुत ही ज्यादा कॉमन हेल्थ इशू हो गया है मॉडर्न इंडियन वुमेन में, एंड 1 ऑफ द 5 वुमेन इन इंडिया जो है पीसीओएस को सफर करते हैं, एंड 60% जो इनमें से हैं जो सफर करते हैं पीसीओएस उनको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है और इनफर्टिलिटी रिलेटेड या पीसीओएस रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। एंड नेशन वाइड गायनेकोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि कंडीशन जो है वो बढ़ रही है, दैट मीन पीसीओएस जो है लोगों में बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पीसीओएस जो है अगर बोले तो कोई एक सिंगल कॉज की वजह से होता है, नहीं। जिन्हें जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है या फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज ओबेसिटी की, ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्थी डाइट को जो है इंकरेज नहीं किया जाता, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं होती, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो लड़कियां रहती हैं उन्हें पीसीओएस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड अगर हम बात करें सिम्टम्स की तो ट्रबल कंसीविंग और इनफर्टिलिटी इज वन ऑफ द सिम्टम्स, मूड चेंजेस, एक्ने, फटीग, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ, weight changes and trouble losing weight, ovarian cyst, low sex drive, irregular or missed periods, male patterns, baldness, thinning hair, etc. ये सब सिम्टम्स अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको हो सकता है पीसीओएस होगा। सो रिसर्च जो है उसने कंफर्म किया है कि adolescents which are raised in the environment which is conductive to healthy choices have a lower risk of developing PCOS. दैट मीन्स जो लोग एक्सरसाइज करते हैं बचपन से, हेल्दी डाइट लेते हैं, स्ट्रेस इतना ज्यादा नहीं लेते हैं और नॉर्मल स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस वाली जिंदगी उनकी है, एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं है, तो वहाँ पीसीओएस के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो ऐसा एनवायरनमेंट जो बहुत कम लोगों को मिलता है। इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है, वो विद द स्ट्रेस, एकेडमिक्स का स्ट्रेस इतना ज्यादा है, तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर मुश्किल हो रहा है। फिजिकल एजुकेशन क्लासेस की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो टिपिकली वंस अ वीक स्कूल्स में 30 से 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है, लेकिन वो भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं किसी और इंपॉर्टेंट क्लास के लिए उसे स्किप करवा दिया जाता है, तो वो भी इंडिया में फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एजुकेशन को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है। जबकि इंडिया में 30 से 45 मिनट्स है, लेकिन WHO की रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो एडोलेसेंट्स फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें तो एटलीस्ट 60 मिनट्स एरोबिक एक्टिविटी जो है उन्हें करनी चाहिए और एटलीस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 टाइम्स अ वीक करनी चाहिए, जो लोग नहीं करते हैं। अब अगर पेरेंटिंग की बात करें तो एक फॉल्ट पेरेंटिंग का भी यहाँ आता है क्योंकि पेरेंट्स जो है बहुत ज्यादा कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन एक्सेट्रा पे फोकस करते हैं रेदर देन मोटिवेटिंग देम फॉर फिजिकल एक्टिविटी, रेदर देन मोटिवेटिंग देम फॉर टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ।
तो उसके ही बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंस ये है कि लेटर ऑन स्टेज में लाइफ में वुमेन को जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत प्रेशर में रहते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स या इनफर्टिलिटी इमर्ज हो जाती है ऐसे सिचुएशंस में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम बोल सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की, चाइल्डहुड लाइफ में जो स्ट्रेस है, अननेसेसरी जो स्ट्रेस है उसे हटाने की, एंड नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस जो हैं बच्चों से रखने की रेदर देन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उनसे रखना। जैसे कि कोई अगर एवरेज माइंड का बच्चा है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना कि आपको क्लास में फर्स्ट आना है या अच्छे मार्क्स लाने, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर इंडिविजुअल अलग है, उसका माइंडसेट अलग है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज द स्ट्रेस विच इज कॉजिंग द रिलेटेड डिजीजेस, उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इंडियन पेरेंट्स में के पास बहुत ज्यादा टूल्स नहीं है कि वो हेल्दी रेजिलियंस बचा सिखा सके बच्चों को या उनसे करवा सकें, और इट इज बिकमिंग अ प्रेशर पॉइंट्स बाय इम्पोजिंग अनरियलिस्टिक एकेडमिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस आल्सो। स्ट्रेस जो होता है वो इंड्यूस करता है हार्मोनल चेंजेस, जिससे बॉडी की कॉम्पोजिशन ऑल्टर होती है, उसकी वजह से पीसीओएस होता है एंड बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर है ये अमंग यंग इंडियन वुमेन, एंड उनकी लाइफ में डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब को भी इम्पैक्ट कर सकता है। एंड इट कैन ऑल्सो लीव देम ग्रैपलिंग विद फर्टिलिटी इश्यूज, कॉस्मेटिक कंसर्न्स, जिसमें कि बॉडी हेयर, फेशियल हेयर, स्कैल्प हेयर लॉस एक्सेट्रा आता है। तो बेसिकली करने की क्या जरूरत है, एक्सरसाइज को इंकरेज करने की जरूरत है, चिल्ड्रन को समझाने की जरूरत है कि कैसे एजुकेशन के साथ उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल फिजिकल एजुकेशन सिलेबस को लाने की जरूरत है, ताकि के पेरेंट्स में भी एजुकेशन ऑन क्या बोलते हैं अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि कैसे एकेडमिक सक्सेस इज इंपॉर्टेंट लेकिन बच्चे का हेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो प्रेशर स्टूडेंट्स पे रियलिस्टिक होना चाहिए। तो ये चीजें हमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स को इंक्लूड करने की जरूरत है स्कूल के करिकुलर में, एंड स्पेसिफिकली पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की जरूरत है। Now let's move on to the next section, which is your राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। बेसिकली थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, मिनिस्ट्री ने बेसिकली डिसाइड किया था कि नंबर ऑफ प्राइजेस जो हैं एनुअली दिए जाते हैं उन्हें कट डाउन करेंगे, लेकिन नियरली आफ्टर एन ईयर ऑफ दैट डिसीजन अब राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जिसमें 56 प्राइजेस होंगे टू फैसिलिटेट साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, इनोवेटर्स, ये दिया जाएगा। एंड जैसे कि प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है पद्म अवार्ड, ये अवार्ड में कोई कैश कंपोनेंट नहीं होगा। जैसे पद्म अवार्ड में कैश कंपोनेंट होता है, लेकिन ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे इसमें कोई कैश कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट एंड मेडल जो है वो दिया जाएगा जिन्हें अवार्ड दिया जाएगा। सो प्रपोजल की अगर बात करें तो ये जो आरवीपी का प्रपोजल है इसमें 3 विज्ञान रत्न, 25 विज्ञान श्री एंड 25 विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर एंड 3 विज्ञान टीम अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे। इन टोटल 56 ये अवार्ड्स हैं, एंड ये मल्टी डिसिप्लिनरी प्राइजेस हैं अलग अलग फील्ड्स में, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंस एक्सेट्रा, और बहुत सारे 13 और कैटेगरीज भी हैं जिसमें ये दिया जाएगा। विज्ञान रत्न अवार्ड की अगर बात करें तो वो लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाएगा, जो कि एक्सीलेंस उन्होंने दिखाया है इन द फील्ड ऑफ साइंस उसके लिए। विज्ञान श्री जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है फील्ड में साइंस की, लेकिन डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन है उसके लिए दिया जाएगा। एसएसबी जो है आपका अवार्ड, दैट इज शांति स्वरूप भटनागर जो अवार्ड है आपका, वो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन बाय यंग साइंटिस्ट, स्पेसिफिकली फॉर यंग साइंटिस्ट है ये अवार्ड। टीम अवार्ड्स की बात करी जाए तो ये 3 या ज्यादा रिसर्चर जिसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन एज ए टीम के लिए दिया जाएगा। एसएसबी की अगर बात करें तो एसएसबी के लिए एज लिमिट है, बाकी सारे अवार्ड्स के लिए एज लिमिट नहीं है, एंड सो देयर इज नो एज लिमिट फॉर एनी प्राइजेस एक्सेप्ट फॉर एसएसबी, फॉर विच द रेसिपिएंट मस्ट बी 45 इयर्स और यंगर। सो यंग साइंटिस्ट की जब हम बात करते हैं तो उन्हें 45 इयर्स या उससे कम एज का होना पड़ेगा एसएसबी के लिए एलिजिबल होने के लिए। एंड जैसे कि मैंने कहा कि 56 अवार्ड्स दिए जाएंगे, लेकिन पहले अराउंड 300 साइंस प्राइजेस दिए जाते थे यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा, लेकिन अब इसे कट डाउन करके कम कर दिया गया है। इवन कैश कंपोनेंट जो है हटा दिया गया है। पहले जैसे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड होता था, वहां पे कैश प्राइस होता था 5 लाख रुपीज का। नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड होता था, वहां 25 लाख रुपीज होता था। तो अब जो है ये कंपोनेंट हटा दिए गए हैं। ये जो अवार्ड है ये मई 11 को अनाउंस होंगे एनुअली, विच इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और जो है अवार्ड दिए जाएंगे नेशनल स्पेस डे, विच इज अगस्त 23। बेसिकली ये दोनों ही दिन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मई 11 की बात करें नेशनल टेक्नोलॉजी डे, सो उस दिन इंडिया ने सक्सेसफुली अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 कंडक्ट किया था। अगस्त 23 की बात करें नेशनल स्पेस डे, तो इट इज द डे विच मार्क्स द चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर्स लैंडिंग ऑन द मून दिस ईयर ओनली। सो ये उससे एसोसिएटेड है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो न्यू अवार्ड्स हैं ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए है या नहीं। सो ये जो नए अवार्ड हैं ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भी दिए जाएंगे, and though the maximum of one such may be awarded Vigyan Ratna, while the 3 POIs each can be selected for the Vigyan Shri and your SSB. POI के लिए एलिजिबल नहीं है, जो टीम अवार्ड्स होते हैं वो आपके जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको नहीं मिल सकता है। सिर्फ बाकी के 3 अवार्ड जो है विज्ञान रत्ना हुआ या विज्ञान श्री हुआ या SSB हुआ उसके लिए वो एलिजिबल है। Now let's talk about the report and index section, क्योंकि WHO ने हाई बीपी पे जो रिपोर्ट आई है कैसे वो ग्लोबली इम्पैक्ट कर रहा है वो रिपोर्ट आई है। तो बेसिकली WHO ने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि अप्रोक्सीमेटली 4 of every 5 people are with hypertension, they are not adequately treated. That means जिन लोगों को 5 अगर लोगों को हाइपरटेंशन है तो उसमें से 4 लोग ऐसे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होता है। And if the countries can scale up the coverage, 76 million deaths could have been averted between 2023 and 2050. This is said by the World Health Organization in its first ever report on global impact of high blood pressure. So basically this is the first ever report on high blood pressure and उनका क्या global impact होगा और WHO ने रिलीज किया है। थोड़ा सा समझते हैं बेसिकली ये है क्या। हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं या हाई बीपी भी बोल सकते हैं। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड, जो कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, जो वो बॉडी की आर्टरीज की वॉल्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो और जो मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं बॉडी के अंदर उन पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, उससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं। एंड हाइपरटेंशन तब बोलते हैं जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, दैट मीन्स आर्टरीज पे ब्लड वेसल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। अगर नॉर्मल रेंजेस की बात करें तो आपका इट इज डिफाइंड एज हैविंग अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल ग्रेटर देन और इक्वल टू 140 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल ग्रेटर देन इक्वल टू 90 mmHg। जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर इंडिया में कॉन्टेक्स्ट में बोले तो 2 लेवल्स पे ब्लड प्रेशर नापा जाता है कि एक जो अपर लिमिट है वो 140 होनी चाहिए, लोअर लिमिट जो आती है वो 90 होनी चाहिए। तो दोनों के साइंटिफिक नाम है, जो ऊपर का ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं नीचे ब्लड प्रेशर होता है उसके लिमिट 90 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एंड बहुत सारे लोग हाइपर टेंसिव मेडिकेशन, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन भी लेते हैं ताकि ये ब्लड प्रेशर जो है उसे लोअर करा जा सके। जिनको हाइपरटेंशन होता है दैट मीन्स दे आर मोर प्रोन टू हायर ब्लड प्रेशर। Now let's talk about the details which are given in the report. So WHO की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि 1 in the 3 adults worldwide hypertension से affected हैं, एंड ये कॉमन कंडीशन है, डेडली कंडीशन हो सकती है लेकिन ये, जिसकी वजह से स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी डैमेज और बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और अगर बात करें 1990 से लेके 2019 तक तो जो नंबर ऑफ पीपल है जिनको हाइपरटेंशन है वो डबल हो गया है। 650 मिलियन से 1.3 बिलियन ये डेटा पहुंच गया है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो लोगों को जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड नियरली हाफ ऑफ द पीपल जिनको हाइपरटेंशन होता है उन्हें पता भी नहीं होता है, दे आर अनअवेयर ऑफ देयर कंडीशन ऑल्सो। तो और पहली चीज है कि आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है उन्हें हाइपरटेंशन है, एंड 4 out of the 5 पीपल आर लाइक दैट जिन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। उन्हें पता है उन्हें हाइपरटेंशन है पर ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है। एंड मोर देन 3/4 of the adults with hypertension they live in low and middle income countries। तो आप ये बोल सकते हैं कि 75% ऑफ द पॉपुलेशन या एडल्ट जो है हाइपरटेंशन वाले इन कंट्रीज में है। तो यहाँ पे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में ये सिचुएशन ज्यादा देखी जाती है। WHO की रिकमेंडेशंस की बात करें तो लाइफस्टाइल चेंजेस जो है WHO ने रिकमेंड किए हैं, जैसे हेल्थियर डाइट लेना, टोबैको नहीं खाना। जो मोर एक्टिव लोग होते हैं उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, एंड सम पीपल में नीड मेडिकेशन, ऐसा बोला गया है। जैसे कि अनहेल्थी डाइट को अवॉइड करने बोला है, हाई सॉल्ट डाइट नहीं लेनी है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, एल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन सब की वजह से हाइपरटेंशन के रिस्क बढ़ते हैं। जो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पुअर डाइटरी चॉइसेस हैं, हाई स्ट्रेस लेवल्स हैं, ये सब कंट्रीब्यूट करता है हाइपरटेंशन को इंडिया में, और इन्हें कॉम्बैट करने की जरूरत है। ऑल्सो WHO ने आइडेंटिफाई किया है अपने रिपोर्ट में कि इंडिया के एसोसिएटेड जो स्टडीज हैं तो बहुत ज्यादा बोल सकते हैं ट्रीटमेंट गैप जो है वो देखे गए हैं। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन जो है वो देखी गई है और उससे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी हो सकती हैं। सो प्रिवेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
अब इंडिया को क्या करना चाहिए सो दैट जो ब्लड प्रेशर कंडीशंस है वो कंट्रोल में रहे। सो स्टडीज ने ये दिखाया है कि एक्सेसिव सॉल्ट कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में फॉर 17% to 30% ऑफ द हाइपरटेंशन केसेस। तो ये हमें एक तो कंट्रोल करने की जरूरत है। एंड मेंबर स्टेट्स की बात करें तो दे आर रिक्वायर्ड टू अचीव 30% ऑफ द रिलेटिव रिडक्शन इन द मीन पॉपुलेशन इनटेक ऑफ द सॉल्ट बाय 2025 एंड इंडिया इज येट टू इम्प्लीमेंट मेनी कंपोनेंट ऑफ WHO प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो कि कट डाउन कैसे करना है सॉल्ट इनटेक। एंड इंडियन स्टडीज इन 4 इंडियन स्टेट्स का एक स्टडी आया था जो कि 2021 में आया था। उसमें भी था कि हाई सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट जो है वो पैकेज फूड आइटम्स में होता है जिसे इंडिया में बहुत कंज्यूम किया जाता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, सो वी नीड टू कंट्रोल दैट आल्सो। देन फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन जो होता है जिसे मैंडेटरी लेबल किया जाता है, जिसमें रिफॉर्मुलेशन ऑफ फूड्स होता है और उसमें कट डाउन ऑफ सॉल्ट की बात करी गई है, अवेयरनेस बढ़ाने की बात करी गई है, कैसे सॉल्ट इंटेक को रिड्यूस करना है, वो सब बातें करी गई हैं। Also, India has its own program which was launched in 2018 जिसे IHCI कहते हैं, Indian Hypertension Control Initiative, जो बहुत लोगों को हेल्प करता आया है। और ऐसा है कि 48% ऑफ द पेशेंट्स enrolled in the primary health centers and 55% of the health wellness centers achieved blood pressure control also by March 2021। तो ये प्रोग्राम काम कर रहा है, बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुली हेल्प किया है, लेकिन इसे और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सो इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड क्या है, हम बोल सकते हैं कि हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस बेटर करना है एंड जो ट्रीटमेंट, जो पोर्शन ऑफ पेशेंट्स है जिन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलता है उनके लिए ट्रीटमेंट इनिशिएट करने की जरूरत है। एंड जो ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर्स हैं, जो उसके एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं, उन्हें एड्रेस करने की जरूरत है। एजुकेशनल एंड बिहेवियर इंटरवेंशंस लाने की जरूरत है। सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने के बावजूद भी, जैसे कि बताया IHCI हमारा प्रोग्राम है, फिर भी रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है कि नेशनल स्ट्रैटेजीज में क्या कमी है, पुअर एंड यंग एडल्ट्स में कैसे ये प्रॉब्लम को कॉम्बैट किया जा सकता है। WHO की जो रिपोर्ट के हिसाब से रीजनल डिस्पैरिटीज देखी गई हैं, उनके ऊपर काम करके कैसे हमें इन्हें ओवरकम करना है वो इंडिया को करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो एल्डरली लोग जैसे मेडिकेशन लेना भूल जाते हैं, कुछ लोगों के लिए मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, इन बैरियर्स को इंडिया को क्रॉस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो लाइफस्टाइल चेंजेस की हम बात करते हैं उसके लिए एजुकेशन के द्वारा एंड हम बोल सकते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा बहुत ज्यादा जरूरत है कि लोगों तक वो पहुंचाया जाए। एंड जो केसेस हैं जहां हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज किया जा सकता है, नॉर्मल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके उन्हें वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड करंटली कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, जो नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जिसमें भी एक पार्ट है, एक गोल है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, सो ये उसमें भी हेल्प कराएगा क्योंकि प्रॉपर केयर जो है 70 मिलियन पीपल को दी जा सकेगी और ब्लड प्रेशर इंडिया में जो है उसे कंट्रोल किया जा सका। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया को थ्रेट्स हैं उसे भी हम बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। एंड इसकी वजह से जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को जो प्रोडक्टिविटी लॉस होता है जब कोई बीमार होता है तो उसे हम जो है रिकवर कर पाएंगे। जो लॉसेस होते हैं जब कोई भी हर ह्यूमन रिसोर्स लॉस के साथ एक इकोनॉमिक लॉस होता है तो उसे भी हम बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये न्यूज समझ आई होंगी जो प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस एडिटोरियल स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे न्यूज ऐसे हैं जिनके स्टेटमेंट्स एंड फैक्ट्स ऐसे हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो दिस इज इट फॉर the weekly video of 18 to 24 September. Thank you.